Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all at the digital platform of Valley Institute of Quality Education for 11th and 12th class. Dear students, as you all know that I had provided you the DPP of sexual reproduction in flowering plants in the classroom. तो बेटा आज हम वही DPP फर्स्ट के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो नीट में आ सकते हैं, जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मैंने इसमें यहाँ पे आपके लिए रखे हैं जो प्रीवियस ईयर्स नीट में पूछे गए हैं। तो बेटा हम उन्हीं क्वेश्चंस को आज अच्छे से एनालिसिस करेंगे उनका, और उनके एक डिटेल्ड आंसर्स हम देखेंगे। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो मैंने आपको दिया था। What is the main function of a flower in a plant? As you all know, we had already discussed in the classroom what is a flower, what is its main role. As you all know, a flower is a modified and condensed shoot of the plant. तो बेटा मैंने आपको क्लासरूम में बोला था, a flower is a condensed and modified shoot of the plant. Condensed and modified shoot of the plant. Modified shoot. तो बेटा हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए फ्लावर? आवर ऑप्शंस आर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसपायरेशन। तो बेटा मैंने आपको वहां पे क्लास में भी बोला था, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, दैट इज द फ्लावर इज मॉडिफाइड इन अ वे टू परफॉर्म द रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट। तो हमारा पहला क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस हमारा एक ऑप्शन है, रेस्पिरेशन हमारा एक ऑप्शन है, रिप्रोडक्शन हमारा एक ऑप्शन है, एंड ट्रांसपायरेशन। सो एज यू ऑल नो that a flower is a condensed and modified shoot of the plant which specifically performs the function of reproduction in a plant. तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का वो क्या होगा बेटा? रिप्रोडक्शन। तो चलिए बेटा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। A dioecious flowering plant prevents both. सबसे पहले हमें बोल रहा है कि a dioecious flowering plant prevents both. सबसे पहले हमें समझना होगा dioecious flowering plant किससे कहते हैं। हमारे पास दो टाइप के प्लांट्स होते हैं बेटा, एज यू ऑल नो। एक होते हैं मोनोइशियस एंड डायोइशियस। तो बेटा मोनोइशियस प्लांट्स क्या होते हैं? मोनोइशियस प्लांट्स हम उन प्लांट्स को बोलते हैं जिनमें जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टेमन एंड कार्पल, वो दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन सेम प्लांट। नेक्स्ट है डायोइशियस। डायो मीन्स टू। जब हमारे पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग अलग दो प्लांट्स पे प्रेजेंट होंगे, तो डायोइशियस का क्या मतलब होता है? मेल एंड फीमेल reproductive organs are present separately in two different plants. अब क्वेश्चन बोल रहा है डायोइशियस फ्लावरिंग प्लांट मतलब जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट होंगे। प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड जेनोगेमी, गाइनेटोगेमी एंड जेनोगेमी, ऑटोगेमी एंड गाइनेटोगेमी, जेनोगेमी एंड एपोमिक्सिस। तो यहाँ पे ऑटोगेमी हम किसको कहते हैं? पॉलिनेशन का एक टाइप है जिसमें एज यू ऑल नो दैट पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, अब वो एंथर से जाके कहाँ पे, स्टिग्मा पे किस जगह पे लैंड करेगा, किस फ्लावर पे, वेदर वो सेम फ्लावर है, सेम डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट है,
और द फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट है। तो उसके बेसिस पे हमारे पास पॉलिनेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे ऑटोगेमी है, गाइनेटोगेमी है एंड जेनोगेमी और एलोगेमी। तो हम सबसे पहले समझेंगे ऑटोगेमी क्या होता है। ऑटोगेमी होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। में क्या होगा, सेम फ्लावर, मतलब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर पे ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे ये थैलेमस है, एक फ्लावर को हम लेंगे, ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये इसकी स्टिग्मा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एंथर है यहीं से पोलन ग्रेन लैंड करेगा किस पे, हमारी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसी पे लैंड करेगा। इसके बाद दूसरा जो हमारा है जेनोगेमी। जेनोगेमी क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे एक फ्लावर है, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, इसके ऊपर यहाँ पे कोई फ्लावर है, एक और डिफरेंट प्लांट है, उस स्पीशीज सेम है दोनों प्लांट्स की बट डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट है। तो ये एक अलग प्लांट है, ये एक अलग प्लांट है। जब पोलन ग्रेन यहां से यहां जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेनोगेमी। इसके बाद है गाइनेटोगेमी। अब गाइनेटोगेमी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेम प्लांट है, यहाँ पे इस पे एक फ्लावर है, किसी दूसरी ब्रांच पे दूसरा फ्लावर है। तो पोलन ग्रेन कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगा, यहाँ पे मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि स्टेमन, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, कार्पल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो पॉलिनेशन कहाँ से कहाँ होगी, मेल से फीमेल, यहाँ पे पोलन ग्रेन एक ही प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में यहाँ पे पॉलिनेशन हो रही है। तो इस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, गाइनेटोगेमी। अब देखिए बेटा, A dioecious flowering plant prevents both। dioecious flowering plant मैंने अभी आपको बोला वो वाला प्लांट होगा जिसपे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट होगा, डिफरेंट प्लांट्स पे। ऑटोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ये भी नहीं कर सकता। जेनोगेमी, हाँ ये करेगा क्योंकि दो डिफरेंट प्लांट्स में है तो डिफरेंट प्लांट्स पे ही पॉलिनेशन भी होगी। गाइनेटोगेमी फिर से वही है, ये तो सेम ही प्लांट पे है। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी क्या होगा, ऑटोगेमी सेम प्लांट में ही हो रही है। तो इसका मतलब है एक तो ऑटोगेमी आ जाएगा। गाइनेटोगेमी, सेम प्लांट है बट दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हमारे पास बन रहा है वो है ऑटोगेमी एंड गाइनेटोगेमी। दैट इज कि अगर एक हमारे पास एक डायोइशियस प्लांट है तो उसमें जो पॉलिनेशन हो रही है वो किसको प्रिवेंट कर रही है, ऑटोगेमी को भी प्रिवेंट कर रहा है और गाइनेटोगेमी को भी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे बेटा, जो कि नीट 2022 में पूछा गया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपिटम इन एन एंथर। हमारे पास जो पूछ रहे हैं कि जो टैपिटम है ये किसका, इसका फंक्शन क्या है प्लांट में, प्रोटेक्शन, नरिशमेंट, सपोर्ट एंड रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टैपिटम क्या है। जैसे कि आपको पता है हमारे पास जो एक एंथर होता है वो एक टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा। इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सेक्स, पोरिन नंबर, ठीक है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि टैपिटम, अब टैपिटम कहाँ पे प्रेजेंट होता है एक एंथर में, ये टैपिटम इनर मोस्ट वॉल होती है किसकी, एंथर की। तो हमारे पास जो एक टिपिकल एंथर होता है उसके कितने वॉल्स होते हैं, 4 वॉल्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, बाहर से एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस के बाद क्या होगा हमारे पास, एपिडर्मिस के बाद हमारे पास अंदर से एक और लेयर होगी जिसको हम एंडोथीशियम कहते हैं। इसका मेन रोल होता है डिहाइसेंस ऑफ एंथर।
इसके बाद हमारे पास होते हैं वॉल लेयर्स, 2 to 3 वॉल लेयर्स। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास वॉल लेयर्स। तो वॉल लेयर्स के बाद हमारे पास एक और लेयर होती है यहाँ पे, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, टैपिटम। ये इनर मोस्ट लेयर होती है किसकी, हमारे पास यहाँ पे एंथर की। तो हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपिटम इन एन एंथर। तो टैपिटम क्या फंक्शन करता है, प्रोटेक्शन, नरिशमेंट, सपोर्ट एंड रिप्रोडक्शन। तो बेटा हमारे पास जो फंक्शन होता है टैपिटम का, जो मेन फंक्शन होता है वो होता है नरिशमेंट का। क्या होता है बेटा, नरिशमेंट का। जो हमारे पास डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स होते हैं उनको नरिश यहाँ पे कौन करता है, टैपिटम। सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए मेनली आपके पास एपिडर्मिस भी है, आपके पास एंडोथीशियम भी है। जैसे हमारे पास सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस। उसके बाद उसकी नेक्स्ट लेयर क्या है हमारे पास, एंडोथीशियम। उसके बाद क्या है, वॉल लेयर्स। उसके बाद वॉल लेयर्स के अंदर से क्या है बेटा, टैपिटम। और टैपिटम के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। तो यहाँ पे हमारा जो टैपिटम है ये क्या करता है, ये नरिश करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। जैसे कि वॉल लेयर्स जो होते हैं ये एफिमेरल इन नेचर होते हैं, ये डिजेनरेट हो जाएंगे, और जो न्यूट्रिशन वगैरह है वो टैपिटम किस में फिर लाते हैं, हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम में। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से अब क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद नीट 2024 में रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया, विच पार्ट ऑफ ओव्यूल स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल। विच पार्ट ऑफ ओव्यूल स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल। तो बेटा एज यू नो रिसेंटली हमने क्लास में डिस्कस किया था कि ओव्यूल जो होता है हमारे पास उसके कितने पार्ट्स होते हैं, मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ओव्यूल को समझेंगे, इसके पार्ट्स को। ये हमारे पास इसकी एक इंट्यूगमेंट हो गया, इनर इंटेग्यूमेंट, और ये इसके बाद हमारा आउटर इंटेग्यूमेंट हो गया। ये हमारे पास बेटा एक ओव्यूल की एक टिपिकल स्ट्रक्चर है एनाट्रोपस ओव्यूल की, जो कि आपको पता है एंजियोस्पर्म्स में मेनली एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस होगा, इसके बाद ये हमारा क्या है, इनर इंटेग्यूमेंट, ये हमारा क्या है, आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। ये हमारा क्या है, फ्यूनिकल। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है फ्यूनिकल, जो कि इस ओव्यूल को ओवरी की वॉल से जोड़ता है थ्रू प्लेसेंटा। तो ये आपको पता है ये हाइलम रीजन है। ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में हमारे पास यहाँ पे 2 साइनर्जेड्स होंगे, एक एग सेल होगी हमारे पास यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे हमारे पास, और बीच में एक सेकेंडरी न्यूक्लियस है जिनको हम पोलर न्यूक्लियर भी बोलते हैं। तो बेटा ये हमारी क्या है, एक एनाट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ ओव्यूल स्टोर्स रिजर्व फूड मटेरियल। तो आपको पता है एंट्यूगमेंट्स जो होते हैं ये किसके लिए होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है बेटा, जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है ये क्या करता है, फीमेल जो
गैमीट्स होते हैं उनको बियर करता है। तो वहां पे क्या बचा हमारे पास, न्यूसिलस। तो न्यूसिलस का मैंने आपको बोला था इसमें पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, उनका ये बना होता है। और ये मेनली इसका क्या काम होता है, न्यूसिलस का, ये करता है फूड स्टोर, ये करेगा फूड स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पे विच पार्ट ऑफ ओव्यूल स्टोर्स फूड मटेरियल, न्यूसिलस। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि नीट 2016 में पूछा गया है। द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्वल टू। हमारे पास जो ओव्यूल होता है ये किसके बराबर होता है टेक्निकली, इसको दूसरे टर्म्स में हम क्या बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिन जब हम माइक्रोस्पोर्स पढ़ रहे थे, हमने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बोला था हमारे पास होता है माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। तो बेटा माइक्रोस्पोरोफिल हम किसको कहते हैं, स्टेमन को कहते हैं, मैंने आपको लिखाया था वहां पे। मेगास्पोरोफिल हम किसको कहते हैं, हम कहते हैं कार्पल को। उसके बाद मैंने आपको बोला था जो हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम हम किसको कहते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम हम कहते हैं एंथर को कहते हैं। और मेगास्पोरेंजियम हम किसको कहते हैं, ओव्यूल को कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बोला था मेल गैमीटोफाइट। तो बेटा मेल गैमीटोफाइट हम किसको कहते हैं, पोलन ग्रेन को। और फीमेल गैमीटोफाइट हम किसको कहते हैं, तो बेटा फीमेल गैमीटोफाइट हम किसको कहते हैं, एम्ब्रियोसैक को। अब देखिए क्वेश्चन है द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्वल टू। तो किसके बराबर है हमारा जो ओव्यूल है, टेक्निकली इसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी, जो कि नीट 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोटेक्ट्स द बड। ठीक है, जब हमारे पास एक अनओपनेड फ्लावर होता है तो उसको बाहर से कौन प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था हमारे पास फोलेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे जैसे फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेपल, पेटल, सेपल, पेटल, फिर हो गया हमारे पास स्टेमन एंड कार्पल। A whorl of sepals is called as calyx. A whorl of petals is called as corolla. A whorl of stamen is called as androecium and a whorl of carpel is called as gynoecium. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है हमारे पास वो कौन सा होता है, हमारा सेपल। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करेगा सबसे पहले फ्लावर बड्स को। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोटेक्ट्स द बड। तो बड को पहले सबसे कौन करेगा जब अनओपन फ्लावर होता है, सेपल्स। पेटल्स का क्या काम होता है, ये फ्लावर को जो हमारे पास पोलिनेटर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। ठीक है, स्टेमन हमारा मेल पार्ट है और कार्पल हमारा फीमेल पार्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम बेटा, व्हाट इज द कलेक्टिव टर्म फॉर स्टेमन्स। जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बोला था कलेक्टिव टर्म्स के बारे में, तो कलेक्टिव टर्म्स हम किसका पूछा गया हमें यहाँ पे, स्टेमन्स का। तो हम यहाँ पे सबका लिख देते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेपल है, फिर
पेटल, फिर सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल और पिस्टल। कार्पल को ही हम क्या बोलते हैं, पिस्टल भी। तो चलिए बेटा अब इनके कलेक्टिव नेम्स जो हैं हम वो देखेंगे। सेपल्स को हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स। पेटल को क्या बोलेंगे, करोला। स्टेमन को क्या बोलते हैं, एंड्रोइशियम। एंड कार्पल और पिस्टल को हम क्या बोलते हैं, गाइनोइशियम। क्वेश्चन है व्हाट इज द कलेक्टिव टर्म फॉर स्टेमन्स, कैलेक्स, करोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। तो मैंने अभी आपको बोला स्टेमन्स का जो कलेक्टिव नेम है वो क्या है, एंड्रोइशियम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके नीट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं फ्यूचर में भी। व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, कहां से बनते हैं माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। मैंने आपको क्लास में बोला था माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि जहां जहां पे हमें मदर सेल आएगी वो दो, एक तो वो क्या होगी, एक तो वो डिप्लॉयड होगी उस, और क्या होगा वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास, वो हमेशा माइक्रोस्पोर मदर सेल जहां पे भी आप देखोगे वो हमेशा क्या करेगी, वो मियोसिस करेगी। क्या करेगी, वो मियोसिस करेगी। अब देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल एक तो डिप्लॉयड है और ये क्या करती है, मियोसिस करेगी। अब आपको पता है मियोसिस से हमारे पास कितने सेल्स बनते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास सपोज कीजिए एक सेल है, इसकी मियोसिस हो गई, हमारे पास एक सेल था, इसकी मियोसिस हो गई। सबसे पहले हमारे पास दो सेल बनेंगे मियोसिस वन में, जो कि एक रिडक्शनल डिवीजन है। उसके बाद हमारे पास दो और सेल बनते हैं मियोसिस सेकंड में। ठीक है बेटा, तो हमारे पास टोटल कितने सेल्स बन गए, 4 सेल बन गए। अब देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड थी, इसने मियोसिस की। जब मियोसिस होती है एक रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, तो ये सारे क्या होंगे, हाफ हो जाएगी इनकी प्लॉइड लेवल, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो बेटा ये क्या हो जाएंगे, इसका क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज। ठीक है बेटा, ये सारे क्या हैं, हैप्लॉइड हैं। ठीक है, सबसे पहले 4 डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स, 4 डिप्लॉयड, हाँ 4 तो बन रहे हैं, 1 2 3 4। डिप्लॉयड नहीं, डिप्लॉयड तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहे हैं, हैप्लॉइड बन रहे हैं। ये एक डिप्लॉयड है, इससे क्या बने, हैप्लॉइड सेल्स बने। ठीक है, इसके बाद 2 हैप्लॉइड, 2 भी नहीं है, हमारे पास कितने हैं, 4 है। इसके बाद 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, हाँ ये सही है। कैसे, सबसे पहले 4 सेल्स, ठीक है 4 सेल्स बने, उसके बाद हैप्लॉइड, हाँ इनकी प्लॉइडी लेवल भी क्या है, हाफ हो गई है। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे हाफ है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बन गए। ठीक है बेटा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर नंबर सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम, anthers are bilobed and each lobe contains 1 theca, 2 theca, 3 theca and 4 theca। तो बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि जो एंथर्स होते हैं वो बाइलोबड होते हैं और हर एक जो लोब है उसमें कितने थीका होते हैं। ठीक है बेटा, पोलन सेक्स जिनको हम बोलेंगे। तो बेटा ये हमारे पास एक टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है किसकी, जब हम टीएस देखते हैं, टीएस ऑफ एंथर, ये क्या है हमारे पास, टीएस एंथर का।
अब अभी मैंने वहां पे बोला था हमारे पास एक एंथर में क्या होते हैं यहाँ पे, एक तो यहाँ पे हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, ठीक है। और क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, इसमें वॉल्स होंगे, यहाँ पे बाहर से एक वॉल लेयर होगी, इसको हम टैपेटम बोलेंगे। ठीक है बेटा, टैपेटम के बाहर एक और लेयर होते हैं कुछ, उनको हम क्या बोलते हैं, वॉल लेयर्स। इनका नंबर कितना होता है, 2 to 3 यूजुअली, और ये एफिमेरल होते हैं, यानी कि ये फिर बाद में क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। जब माइक्रोस्पोर्स हमारे डेवलप हो रहे होते हैं तो उस टाइम ये साथ साथ में डिजेनरेट होते हैं, और न्यूट्रिशन टैपेटम किसके तक पहुंच जाता है, यहाँ पे अंदर सैक में, जहाँ पे हमारे पास पोलन ग्रेन्स होंगे, ठीक है। इसके बाद एक और लेयर होती है इसके बाहर, आपको पता है, एंडोथीशियम। ठीक है बेटा, और उसके बाद हमारे पास सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, एपिडर्मिस। सबसे पहले बाहर क्या है हमारे पास, एपिडर्मिस, उसके अंदर क्या होगी हमारे पास, एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर क्या होते हैं, वॉल लेयर्स, और वॉल लेयर्स के अंदर लास्ट पे टैपेटम, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये एक टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर है, ठीक है। इसके यहाँ पे हमारे पास ये एक लोब इस साइड है, एक लोब इस साइड है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये बनते हैं बाइलोबड एंथर में, ठीक है। इसके 2 लोब्स होते हैं। अब देखिए हर एक लोब में क्या होते हैं हमारे पास, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक्स, और यहाँ पे हमारे पास ये एक सैक को भी हम क्या बोलते हैं, थीका बोलेंगे यहाँ पे। तो एक थीका यहाँ पे होगा, एक थीका यहाँ पे होगा, इसीलिए हम एक एंथर को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम डाइथीकस। डाइथीकस, अब डाइथीकस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। वही यहाँ पे क्वेश्चन है, एंथर्स आर बाइलोबड एंड ईच लोब कंटेन्स, हर एक लोब में कितने यहाँ पे थीका होंगे, अब हमारे पास 2 होंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 2 थीका। इसीलिए हम एंथर को क्या बोलते हैं, डाइथीकस बाइलोबड। टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। एंड टेट्रागोनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास 4 साइड्स होते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द मदर सेल अंडरगोज। अभी हमने थोड़ी पीछे मियोसिस की बात की थी, यहाँ पे फिर से हमें एक और क्वेश्चन आ रहा है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द मदर सेल अंडरगोज। तो मैंने अभी आपको बोला था जहां जहां पे हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल की बात आएगी, एक तो वो क्या होती है, हमेशा डिप्लॉयड होगी वो हमेशा, और क्या होगा उसमें, और उसकी क्या होती है, हमेशा मियोसिस होगी। उसकी क्या होती है बेटा, मियोसिस होती है, और मियोसिस होने के बाद वो एक तो 4 सेल्स बनाएगा हमेशा, मियोसिस 1 और उसके बाद मियोसिस 2 के थ्रू, और ये सारे सेल्स क्या होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे। ये कुछ पॉइंट्स आपको जहन में रखते हैं, इसके अराउंड आपके 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं इन पॉइंट्स के अराउंड। तो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स द मदर सेल अंडरगोज माइटोसिस, ये तो नहीं होगा, मियोसिस ये सही है, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which among the following is the correct sequence of anther wall layers from outside to inside? इसके लिए हम देखेंगे, अभी यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन था हमारा, आप एक बार फिर से पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। Which among the following is the correct sequence of anther wall layers from outside to inside? बोल रहा है जो हमारे एंथर के वॉल्स हैं उनकी आप करेक्ट सीक्वेंस बोलिए, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो अभी हमने यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम की एक ये डायग्राम बनाई थी। देखिए सबसे पहली लेयर हमारे पास कौन सी है? एपिडर्मिस। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोथीशियम। उसके बाद क्या है हमारे पास? वॉल लेयर्स। नंबर 3 पे आएंगे। नंबर 4 पे क्या आ जाएंगे हमारे पास? टैपिटम। बाहर एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर एंडोथीशियम होगी, उसके अंदर वॉल लेयर्स, और अल्टीमेटली लास्ट पे हमारे पास क्या होते हैं? इसके अंदर टैपिटम लेयर। तो यही सीक्वेंस हम यहाँ पे अब फॉलो करेंगे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एंथर लेयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। आउटसाइड में सबसे पहले कौन सी, अभी मैंने आपको बोला आउटसाइड में हमारे पास सबसे पहले कौन सी लेयर होती है? एपिडर्मिस होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है एंडोथीशियम, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट है एपिडर्मिस, हाँ ये सबसे पहले होती है। इसके बाद एंडोथीशियम होती है, ये भी ठीक है। इसके बाद टैपिटम नहीं, टैपिटम इनर मोस्ट लेयर होती है किसकी? हमारे पास एंथर की वॉल की, ठीक है। तो ये नहीं होगा यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट को देखेंगे। एपिडर्मिस, हाँ ये ठीक है। एंडोथीशियम, वॉल लेयर्स, हाँ ये करेक्ट सीक्वेंस है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सी आ जाएगा। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, देन वॉल लेयर्स, एंड इनर मोस्ट कौन सी है हमारे पास? टैपिटम। आई होप ये आप सबको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मेगास्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय। हमारे पास जो मेगास्पोरेंजियम है ये किसके साथ सराउंड हुआ होता है, मतलब इसको कवर कौन करता है? मेगास्पोरेंजियम। तो अभी हमने देखा मेगास्पोरेंजियम हम किसको बोलते हैं? ओव्यूल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ओव्यूल को बोलेंगे। तो ये एक हमारे पास हम ओव्यूल की एक स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे सबसे पहले। ये अंदर से एम्ब्रियो सैक, उसके बाहर इसका न्यूसिलर टिश्यू। ये हम बनाएंगे यहाँ पे इनर इंटेग्यूमेंट, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? इसका आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले अंदर ये क्या है हमारे पास? ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, जो कि एक 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। ये हमारे पास 2 साइनर्जेट और एक एग सेल हो गया, और ये हमारे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस आर, इसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियर भी, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे हमारा क्या है? न्यूसिलस, जो कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, ये क्या है हमारा? ये है हमारा इनर इंटेग्यूमेंट, और ये क्या है हमारा? आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट। अब ये इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं बेटा, जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ये होते हैं कवरिंग्स ऑफ ओव्यूल। क्या होते हैं ये? कवरिंग्स ऑफ ओव्यूल। अब देखिए जो हमारा ओव्यूल होता है ये क्या होता है? अराइपेंड ओव्यूल बिकम्स सीड। जैसे हम बोलते हैं a fruit is a ripened ovary and a seed is a ripened ovule। अब देखिए जब हमारे पास एक सीड होती है उसके बाहर क्या होता है? सीड कोट। तो वो सीड कोट किसका बना होता है? वो इन्हीं इंट्यूगमेंट्स का बना होता है लास्ट पे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये इसको कवर करते हैं, बाहर से प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय न्यूसिलस, नहीं, न्यूसिलस भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है हमारा? ओव्यूल। ये भी ओव्यूल तो खुद एक स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो सैक एंड एंडोस्पर्म। तो इसमें मुझे लग रहा है यहाँ पे आप यहाँ पे एंडोस्पर्म को काट के यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इंटेग्यूमेंट्स, क्योंकि इसमें ये आंसर मैच नहीं हो रहा था। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा? इंटेग्यूमेंट्स, क्योंकि यही क्या करते हैं? यही सराउंड करते हैं एक ओव्यूल को। ओके बेटा, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्हाट इज द स्पेसिफिक रोल ऑफ द एंजाइम कैलेस इन एंथर। हो रहा है कि
जो हमारे पास एंजाइम कैलेस है इसका स्पेसिफिक रोल क्या है? हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं यहाँ पे? सिंथेसिस ऑफ स्पोरोपोलिन, आपको पता है स्पोरोपोलिन को कौन सिंथेसाइज करता है यहाँ पे हमारे पास? टैपिटम, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडीज, यूबिश बॉडीज, तो यूबिश बॉडीज भी कौन करता है? टैपिटम, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो जाएगा। डिहाइसेंस ऑफ एंथर, एंथर की डिहाइसेंस, आपको मैंने बोला है एंथर की डिहाइसेंस में मेन रोल किसका होता है? किस लेयर का? एंडोथीशियम लेयर का, तो यहाँ पे कैलेस का क्या होता है? कोई रोल नहीं होगा। डिग्रेडेशन ऑफ कैलोस वॉल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिग्रेडेशन ऑफ कैलोस वॉल, क्योंकि जब हमारे पास माइक्रोस्पोर्स, मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर टेट्रेट जो हमारे पास बनता है, ये अगर हम देखेंगे हमारी बाहर से कैलोस वॉल होगी, इसमें अंदर से क्या होंगे हमारे पास? माइक्रोस्पोर टेट्रेड्स होंगे। एक लीनियर टेट्रेड मैंने यहाँ पे बनाया, तो इसको क्या होता है? इस टेट्रेड के बाहर एक थिक लेयर होती है किसकी? कैलोस की। तो ये कैलोस वॉल जो है, ये लास्ट पे क्या होता है अल्टीमेटली? जब पोलन ग्रेन, जो माइक्रोस्पोर होता है, जब वो मैच्योरिटी पे पहुंचता है, अब उसको पोलन ग्रेन बनना है, तो क्या होता है? ये जो वॉल होती है ये डिग्रेड हो जाती है। ये क्या होती है? ये डिग्रेड हो जाती है। और हमारे पास जो इंडिविजुअल यहाँ पे 4 सेल्स हैं, वो इंडिविजुअली 4 पोलन ग्रेन्स हमारे पास अलग अलग हो जाते हैं। तो जो ये वॉल है, कैलोस वॉल है, इसको कौन डिग्रेड करेगा? कैलोस वॉल जो है हमारे पास, इसको कौन डिग्रेड करता है? इसको डिग्रेड करता है हमारा एंजाइम कैलेस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डिग्रेडेशन ऑफ कैलोस वॉल इज डन बाय कैलेस एंजाइम। ओके बेटा, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, विच एंथर वॉल लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पोरोपोलिन। अभी मैंने आपको, जो हमारा प्रीवियस स्लाइड था वहां पे मैंने आपको बोला, जो एपिडर्मिस है ये क्या करती है? आउटर कवरिंग, आउटर प्रोटेक्शन। मिडल लेयर्स क्या होते हैं? एफीमेरल, एफीमेरल इन नेचर होते हैं ये क्या करेंगे? प्रोटेक्शन का काम भी करेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास एंडोथीशियम, एंडोथीशियम का मैंने अभी आपको बोला, एंडोथीशियम के बहुत सारे रोल हैं। ये यूबिश बॉडीज बनाते हैं, कैलेस एंजाइम, और क्या है यहाँ पे? टैपिटम। तो टैपिटम ही क्या करता है? टैपिटम स्पोरोपोलिन को भी क्या करेगा? यहाँ पे सिंथेसाइज करता है। तो ये क्या करता है? स्पोरोपोलिन को सिंथेसाइज करेगा। अब ये स्पोरोपोलिन क्या है? स्पोरोपोलिन हमारी एक्जीन की वॉल बनाता है। कौन सी वाली? पोलन ग्रेन की जो आउटर वॉल होती है, एक्जीन वॉल, इसको कौन फॉर्म करता है? हमारा स्पोरोपोलिन। और स्पोरोपोलिन ये बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जिसको कोई एंजाइम, अभी तक ऐसा कोई नेचुरल एंजाइम नहीं है जो कि इसको डिग्रेड कर सकता है, स्पोरोपोलिन को। ये मैंने आपको क्लास में बोला था। ठीक है बेटा। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या होगा? स्पोरोपोलिन की सिंथेसिस कौन करता है? टैपिटम हमारा करता है। ठीक है। इसके बाद क्या है? एंडोथीशियम का आपको पता ही है, ये क्या करता है? डिहाइसेंस में इसका रोल होता है। ठीक है बेटा। तो टैपिटम जो है वो किसको सेक्रीट करता है? स्पोरोपोलिन को। और स्पोरोपोलिन क्या करता है? एक्जीन वॉल बनाता है, जिसकी वजह से पोलन की वायबिलिटी और पोलन बहुत टाइम तक वायबल रह सकते हैं, डिग्रेड भी नहीं होते इससे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और प्रोबेबली हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। हमारे पास जो एम्ब्रियो सैक होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, वो मैच्योरिटी पे कितने उसमें सेल्स होंगे और कितने न्यूक्लियस होंगे, यही हमारे पास क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? हम यहाँ पे एक एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, फिर देखते हैं इसमें कितने न्यूक्लियस होंगे और कितने सेल्स होंगे। ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने एक सेंट्रल सेल यहाँ पे बनाई। इस सेंट्रल सेल में हमारे पास यहाँ पे चैलेजल एंड पे क्या होता है? 3 सेल होंगे। ये हमारा चैलेजल एंड है। चैलेजल एंड पे 3 सेल्स हैं। इन 3 सेल्स को हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। तो बेटा ये क्या है हमारा? चैलेजल एंड पे हमारे पास 3 एंटीपोडल सेल हैं। ये बड़ा वाला जो मैंने पहले ही बनाया, ये क्या है हमारा? सेंट्रल सेल।
इस सेंट्रल सेल में यहाँ पे हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं जो पोल से यहाँ पे आते हैं जब इसकी माइटोसिस हो जाती है। और लास्ट पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास होगा माइक्रोपाइलर साइड में 2 साइनर्जिड और 1 एग सेल। ये कौन सा साइड है, माइक्रोपाइलर साइड। यहाँ पे क्या है, 2 साइनर्जिड्स हैं हमारे पास, 2 साइनर्जिड्स, और क्या है हमारे पास, एक एग सेल है हमारे पास। अब देखिए जो हमारे पास एग सेल और साइनर्जिड्स हैं, इन दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं, एग एपेरेट्स। क्या बोलते हैं, एग एपेरेट्स। यहाँ पे हमारे पास ऐसे फिलीफॉर्म एपेरेट्स भी होते हैं जो पोलन ट्यूब को हमारे पास यहाँ पे गाइड करते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 7 सेल्ड 8 and 7 न्यूक्लिएट, 8 सेल्ड 7 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट और 8 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। लेट्स फाइंड आउट। देखिए सबसे पहले ये हमारा सेंट्रल सेल है, उसके बाद एक सेल ये है 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 3 ये वाले 6 और एक ये खुद बड़ा वाला हो गए 7, हो गए 7 सेल्स। ठीक है बेटा, अब न्यूक्लियस कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारे पास न्यूक्लियस कितने आ गए, हमारे पास 8 न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। तो आंसर नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा आई होप कि आपको आज जितने भी हमने ये डीपीपी फर्स्ट के 15 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम DPP2 आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बाद हम DPP2 का भी ऐसे ही एक डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।